मेंस की तैयारी के दौरान सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग फैक्टर होता है वो होता है राइटिंग, कि उत्तर कैसे लिखे जाएं। हर टॉपिक से प्रश्न उठाए जाएंगे, PYQs का भी अभ्यास करवाया जाएगा। सिलेबस का एक भी टॉपिक इस प्रकार के प्रश्नों से अछूता नहीं रहने वाला है, ये आप जान लीजिए। हम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सामान्य प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 हम एडवांस लेवल की ओर जाएंगे। सरल प्रश्न को लिखना हमेशा कठिन होता है। हेलो एवरीवन, हम लोग ने अभी अभी RAS प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है और प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद बहुत सारी सिचुएशंस लोगों के सामने बन रही हैं कि क्या हम एग्जाम पास करने वाले हैं, कट ऑफ क्या रहेगी। कुछ लोग डायलेमा की सिचुएशन में हैं तो कुछ लोग ये श्योर हैं कि भाई उनका सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे कोई भी परिस्थिति रहे, यदि आप इस RAS एग्जाम के अंदर फाइट करने के लिए गए थे तो डेफिनेटली एक बात तो श्योर है कि आपको प्रीलिम्स का अगला पड़ाव जो है मेंस वो लिखना है। और मेंस लिखने के लिए आपको इन सब चीजों से इर्रेलेवेंट हो जाना जरूरी है कि क्या कट ऑफ रहेगी, क्या मैं पास कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ऐसी किसी भी परिस्थिति से आप दूर हो जाइए, तभी आप मेंस की तैयारी कर पाएंगे। मेंस की तैयारी के दौरान सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग फैक्टर होता है वो होता है राइटिंग, कि उत्तर कैसे लिखे जाएं, राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव हो, हम जल्दी जल्दी हमारी राइटिंग स्किल को कैसे इंप्रूव करें, हमारी स्पीड जो है लिखने की उसको हम कैसे मेंटेन करें। तो इन सारी चीजों का सॉल्यूशन एक ही है कि बार बार लिखें, बहुत सारा लिखें, लगातार लिखते रहें। हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि मेंस के अंदर एक चैलेंजिंग फैक्टर तो ये होता है कि हम राइटिंग स्किल को कैसे इंप्रूव करें, और दूसरा चैलेंजिंग जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि क्वेश्चन आंसर। भाई स्टैंडर्ड आंसर हो क्या, हम राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए लगातार लिख रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन स्टैंडर्ड आंसर क्या होना चाहिए, क्या लिखा जाए तो हमको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसके अभ्यास के लिए यहां पर एक क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे आराम से देखिए आप। इसके अंदर 2 मार्कर्स यानी कि 15 शब्दों वाले, 5 मार्कर्स 50 शब्दों वाले और 10 मार्कर्स जो कि 100 शब्दों वाले प्रश्न हैं, इन सभी का लगातार अभ्यास करवाया जाएगा। हर टॉपिक से प्रश्न उठाए जाएंगे, PYQs का भी अभ्यास करवाया जाएगा। जब ऐसे सैकड़ों हजारों प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कहां किस जगह हमको मैप फिट करना है, किस जगह हमको टाइमलाइन का यूज करना है, किस जगह हमको फ्लो चार्ट का यूज करना है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम ये सारी चीजें समझ सकते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में जो उत्तर सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। उससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए किसी दुर्ग से रिलेटेड कोई प्रश्न है, किसी किले से रिलेटेड कोई प्रश्न है, उस किले से रिलेटेड प्रश्न हम हल करते हैं यहाँ पर, तो एक आइडिया मिलेगा कि भाई जब भी किसी फोर्ट से रिलेटेड, किले से रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा तो उसका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ये होने वाला है। इसी प्रकार और कई प्रश्न होंगे। सिलेबस का एक भी टॉपिक इस प्रकार के प्रश्नों से अछूता नहीं रहने वाला है, ये आप जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि प्रश्न क्या आ सकते हैं। हम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सामान्य प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 हम एडवांस लेवल की ओर जाएंगे और सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। आइए देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, पहला प्रश्न है, सरल प्रश्न को लिखना हमेशा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि सरल विषय वस्तु के लिए आपके पास ढेर सारा कंटेंट होता है। अब आपने जो कंटेंट पढ़ा है उसके अंदर से जो बेस्ट है वो निकाल कर लेकर आना है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग अब से पूछा है और 50 शब्दों में और 5 अंकों का ये प्रश्न है। तो 50 शब्द में इसको लिखने के लिए अगर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को हम धड़ाधड़ सीधा लिखना चालू कर देंगे तो हम एस्पेक्ट्स को कवर नहीं कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि किसी भी उत्तर में हम बहुत सारे आयामों को, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें। जब तक आप एक प्रश्न में बहुत सारे आयाम नहीं छुएंगे तब तक जो जांचने वाला है कॉपी, उसको ये समझ नहीं आएगा कि इस बालक को किस विषय वस्तु पर, किस आधार पर मैं ज्यादा नंबर दूं। तो ऐसे में आपके मार्क्स कम रह जाएंगे। तो हमें ये आयाम जो है वो ज्यादा रखने हैं और इस तरीके से उत्तर लिखना है
ताकि जो जांच करता है, कॉपी जांचने वाला है, उसको ये एहसास हो जाए कि बच्चे ने बहुत सारी चीजों को छूने का प्रयास किया है। ठीक। दूसरी बात कि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपको कितना भी कंटेंट आता हो, लेकिन जो आपकी कॉपी वहां बोलेगी उसी आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इसके बारे में कि इसका निर्माण, पहला एस्पेक्ट हमने छूने की कोशिश की है, निर्माण। निर्माण के अब कई लोग बोलते हैं कि नहीं, हर उत्तर पैराग्राफ में ही लिखना चाहिए, बिंदु में उत्तर, ये सब फालतू की बातें। आपका उत्तर सुंदर होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, उसके अंदर क्रक्स निकल के बहुत अच्छे से आना चाहिए, वो सारी चीजें जरूरी हैं। बिंदु या पैराग्राफ या ये सारी चीजें, उल्टा इसमें अगर आप पैराग्राफ लिखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे शब्द आपके व्यर्थ चले जाएंगे, 50 शब्द कहीं पूरे हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, और आप बहुत कम आयामों को स्पर्श कर पाएंगे। देखिए निर्माण के बारे में हम देखते हैं। गंभीर एवं बेड़च नदियों के संगम पर, मेसा के पठार पर निर्मित है ये। वीर विनोद से हम ये इंफॉर्मेशन लाए हैं कि श्यामल दास ने जो लिखे, देखिए वीर विनोद के बाद हम क्या लिख रहे हैं, श्यामल दास कृत। तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, बालक को यह भी पता है कि वीर विनोद किसने लिखी है, श्यामल दास ने लिखी है। के अनुसार चित्रांगद मौर्य के ने इसका निर्माण करवाया। तो चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण कराया, ये हम किस आधार पर कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया हमने वीर विनोद पढ़ी थी, उसके अंदर हमने श्यामल दास की बात जो है वो देखी थी कि भैया श्यामल दास ने लिखी है, और ये वीर विनोद के अनुसार चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया है। इतिहास की ओर जाते हैं कि भाई अगर दुर्ग है तो डेफिनेटली इसका कोई विशेष इतिहास रहा होगा, आरपीएससी इसको पूछ रहा है। 734 ईस्वी में मान मौर्य से बप्पा रावल ने इसको जीता था। 734 ईस्वी में मान मौर्य से किसने जीता है, बप्पा रावल ने जीता है। और इतिहास प्रसिद्ध 3 साके यहाँ पर हुए हैं। कब कब हुए, 1303 में, 1534-35 में और 1567-68। अगर आप इसको 3 साके लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पर इतिहास प्रसिद्ध 3 साके हुए हैं जो कि इतने 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 में हुए हैं, तो आपका कितना समय बर्बाद हो जाएगा, आपका कितना स्पेस बर्बाद हो जाएगा, और मार्क्स आपको कम मिलेंगे। बजाय कि आपने इस छोटे से ब्लॉक में ये लिख दिया कि भाई 3 साके हुए हैं और उसका टेन्योर ये रहा है। आगे बढ़ते हैं। विशेषता, क्या दुर्ग की विशेषता है कि 8 प्रकार के दुर्ग, जो हम कहते हैं कि भाई मनुस्मृति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं, मनु कहते हैं शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। शुक्र नीति के जो 9 प्रकार के दुर्ग हैं आचार्य शुक्र के, उनमें से 8 प्रकार के दुर्गों की विशेषताएं किसके अंदर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। इसीलिए हम इसको कहते हैं गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो देखिए विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ किस लिए बनाया था, मालवा विजय का सूचक है। तो ब्रैकेट में हम ये भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं कि जो विजय स्तंभ है वो मालवा विजय का सूचक है। दूसरा जैन कीर्ति स्तंभ, जो भगवान आदिनाथ की स्मृति में बनाया हुआ है। तीसरी बात हमने लिखी कि अलग अलग दरवाजे हैं यहाँ पर, जैसे पाटवन पोल या पाटन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल। उदाहरण के तौर पर हमने लिख दिया। 27 देवरी के बारे में हमने लिखा कि भैया यहाँ पे 27 देवरी, 20 छोटी छोटी देवरियां स्थित है जैन धर्म पर आधारित। कुंभ श्याम मंदिर यहाँ पर स्थित है, मीरा मंदिर स्थित है, त्रिभुवन नारायण मंदिर है जिसको हम मोकल का समिधेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और श्रृंगार चमरी स्थित है। तो हमने बहुत सारे दर्शनीय स्थलों के भी यहाँ पर नाम दे दिए हैं। आगे देखते हैं। उपसंहार के रूप में हमने एक हेडिंग लगाई कि भाई हम सब इतनी जो बातें कर रहे हैं उसका एक ओवरऑल कंक्लूजन क्या है। देखिए कंक्लूजन लिखने की आदत डालिए। दुर्ग पूछा है, इसमें किसी आधार पर कंक्लूजन बनता ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। क्या लिखेंगे, उपसंहार इसका, और निष्कर्ष शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई तार्किक प्रश्न नहीं पूछा है कि हम इसमें निष्कर्ष शब्द का उपयोग करें। ये एक निबंधात्मक टाइप का प्रश्न है जो कि आपको 50 शब्दों में लिखना है। 50 शब्दों का निबंध मान लीजिए इसको, तो हम यहाँ पे उपसंहार शब्द का प्रयोग करेंगे। हम कहते हैं कि विभिन्न कलात्मक रचनाओं, आध्यात्मिक सौहार्द। क्यों आध्यात्मिक सौहार्द, क्योंकि हिंदू धर्म की भी बात कर रहे हैं और जैन धर्म की भी बात कर रहे हैं, तो हिंदू एवं जैन दोनों संरचनाएं यहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए हम शब्द बोल रहे हैं आध्यात्मिक सौहार्द। वीर कथाओं एवं त्याग प्रथाओं से युक्त राज्य के सर्वश्रेष्ठ दुर्गों में से एक। ये कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़। अब देखिए आप इसमें नंबर काटने की गुंजाइश कहां बन रही है। आपने उसके निर्माण के बारे में बताया, एक एस्पेक्ट हुआ, आपने इतिहास के बारे में बताया, आपने विशेषता, आपने बहुत सारे दर्शनीय स्थल के बारे में बताया, और आपने अंत में एक छोटे से उपसंहार से इसको बहुत ब्यूटीफुली इसका अंत किया है कि विभिन्न कलात्मक रचनाओं, आध्यात्मिक सौहार्द,
वीर कथाओं एवं त्याग प्रथाओं युक्त राज्य के सर्वश्रेष्ठ दुर्गों में से एक। ये कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो ये 5 नंबर का प्रश्न जब आएगा आपके सामने तो ऐसी कुछ 7-8 लाइनें खींची होंगी जिनमें आपको बहुत बेहतर तरीके से इस प्रकार से लिख देना है, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। फड़ वाचन की प्रविधि समझाइए। फड़ वाचन की प्रविधि यानी मेथड समझाना है आपको कि फड़ कैसे पढ़ी जाती है। तो ये सामान्य सा प्रश्न है जो 15 शब्द में है और 2 अंक का ये प्रश्न है। 15 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। तो कैसे बोलेंगे इसको, क्या लिखेंगे इसके अंदर? फड़। एक तो हमको ये इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा हल्का सा 1-1.5 लाइन का या उससे भी कम कि क्या होती है फड़। दूसरी बात ये कि उसके वाचन का क्या तरीका है। तीसरी बात ये कि उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। अगर ये 3-4 एस्पेक्ट हम कवर करेंगे तो हमको अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए, फड़ जिस पर लोक देवी देवताओं का चित्रण होता है, तो लोक देवी देवताओं का जिस पर चित्रण होता है उसको हम क्या कह देते हैं? फड़ कह देते हैं। उसको 2 बांस के डंडों के से 2 बांस के डंडे लगा देते हैं, उसके बीच में फड़ टांग देते हैं। 2 बांस के डंडों से दर्शकों के सामने सीधा तान कर भोपी हाथ में लालटेन लेकर नृत्य। भोपी क्या होती है? वो लेडी जो उस आराध्य देव की फड़ वाचन करने में मदद कर रही है या फड़ वाचन करने का कार्य कर रही है। तो सीधा तान कर भोपी हाथ में लालटेन लेकर नृत्य करते हुए लकड़ी से उस अंश को दर्शाती है जिसका वाचन भोपा कर रहा होता है। यानी कि भोपा जिस भाग को पढ़ रहा है उस भाग को दर्शा रही है कौन? भोपी। कैसे दर्शा रही है? उसके हाथ में तो है क्या? लालटेन। उसके हाथ में लालटेन है, वो नृत्य भी कर रही है और साथ में वो बांस के डंडे से क्या कर रही है? दर्शा रही है उस स्थान को, लकड़ी से उस स्थान को दर्शा रही है जिसका वाचन वो भोपा कर रहा होता है। वाचन के समय कतिपय वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे बाबूजी और रामदेव जी के अंदर रावण हत्था का यूज करते हैं, हम गोगा जी में डेरू का यूज करते हैं और देव नारायण जी में जंतर का यूज करते हैं। अगर आपके पास थोड़ा स्पेस और है तो आप उसकी जो कैटेगरीज हैं जो इनका वाचन करती हैं उसको भी लिख सकते हैं। जैसे जब देव नारायण जी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि गुर्जर और बगड़ावत जाति के भोपे इनका वाचन करते हैं। जब हम बाबूजी की बात करते हैं तो हम राइका और रेबारी की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास स्पेस होना चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 2 नंबर के प्रश्न में आप इतना ज्यादा समय खर्च कर दें कि आप आगे के प्रश्न आपके छूट जाएं, या 10 नंबर के प्रश्न में जब जो तार्किक प्रश्न होते हैं और ज्यादा नंबर देने वाले प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को लिखने के लिए, सोचने के लिए आपके पास समय ही ना बचे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जितनी आवश्यकता है उतना लिखें। फड़ जिस पर लोक देवी देवताओं का चित्रण होता है को 2 बांस के डंडों से दर्शकों के सामने तान दिया जाता है। भोपी जो है वो हाथ में लालटेन और एक लकड़ी लेकर नृत्य करते हुए उस अंश को दर्शाती है जिसका वाचन कौन कर रहा है? भोपा कर रहा होता है। वाचन के समय कतिपय वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे करके जो 2-3 एग्जाम्पल है वो हमने लिख दिए। बताइए, इतने सारे डायमेंशंस कवर होने के बाद बहुत कम चांस रहेगा कि आपको 2 में से 2 नंबर ना मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, महाराणा कुंभा की 2 रचनाओं एवं 2 उपाधियों के नाम लिखे। सामान्य सा प्रश्न है, मैथमेटिकल मार्किंग होने वाली है, जिसमें 2 रचनाएं लिख दी और 2 उपाधियां लिख दी, उसको पूरे 2 में से 2 नंबर मिलने वाले। ये भी प्रश्न क्या है? 15 शब्द का है और 2 अंक का है, तो 15 शब्द भी नहीं लेने वाला है प्रश्न, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न। तो हम हेडिंग क्या लगा देते हैं? रचनाएं। और हेडिंग क्या लगाते हैं? उपाधियां। हेडिंग लगाने में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से लगाइए। आप डिफरेंट कलर का यूज कीजिए, अलग रंग का पेन। देखिए यहाँ पे ब्लैक है और ये ब्लू है, तो हेडिंग लगा दी हमने रचनाएं, उसके अंदर लिख दिया हमने रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया के बारे में हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन थी कि वही वो जयदेव ने जो गीत गोविंद लिखा था उस पर लिखी हुई एक टीका है। तो ये टीका किसने लिखी है? कुंभा ने लिखी है। दूसरा, कामराज रतिसार, ये इसकी दूसरी पुस्तक है जो हमको ध्यान थी तो हमने यहाँ पे लिख दी। अब आप चाहें तो 3, 4, 5 और भी अगर कोई जानते हो आप, संगीत, राज संगीत, मीमांसा,
तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। 2 पूछिए, 2 लिख देंगे तो काम हो जाएगा। अगली बात, उपाधियां। उपाधियों में अभिनव भट्टाचार्य और परम भागवत, ये दोनों उपाधियां। इसके अलावा भी और भी हैं बहुत सारी, आदि वराह है, चाप गुरु, हाल गुरु, ऐसी कई सारी उपाधियों के बारे में हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना समय होना चाहिए। हमें नंबर तो वही मिलने वाले हैं 2, जो इन 4 बातों को लिखने पर मिलेंगे, और एडिशनल लिखेंगे तब भी मैक्सिमम मार्क्स 2 ही में। तो ये जो मैथमेटिकल मार्किंग वाले क्वेश्चन होते हैं, जितना पूछा है उतना लिखिए और आगे बढ़ जाइए, अदरवाइज आपका समय भी व्यर्थ होगा और आपके बड़े प्रश्न छूटने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। 5 नंबर का एक और प्रश्न देखते हैं। राणा सांगा द्वारा खानवा के युद्ध में अपनाई गई पाती परवन की नीति वर्तमान प्रशासन में भी प्रासंगिक है, टिप्पणी कीजिए। अब देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, इसमें आपकी तार्किक शक्ति की जो है वो जांच की गई है। कहता है कि राणा सांगा जो है उन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा, ये बात तो यहीं से स्पष्ट हो गई, और उसमें कौन सी नीति अपनाई? पाती परवन की नीति अपनाई, ये बात भी यहाँ पे स्पष्ट हो गई। तो अब क्या होने वाला है कि पाती परवन की जो नीति अपनाई वो वर्तमान प्रशासन में भी प्रासंगिक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाती परवन की नीति क्या है। हमारा उत्तर लिखने का तरीका क्या होगा कि हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई आखिर पाती परवन है क्या, 1-1.5 लाइन में हम ये समझाएंगे, और जब पाती परवन समझा देंगे तो फिर हम उत्तर को रिलेट करेंगे कि भैया प्रासंगिकता क्या हो सकती है, वर्तमान प्रशासन में कैसे प्रासंगिक है, और फिर अंत में हम एक छोटा सा निष्कर्ष जो है, छोटा सा कंक्लूजन देंगे कि भाई ये जो टिप्पणी करने के लिए कहा गया है वो बिल्कुल सत्यवाद है। जब टिप्पणी करनी है तो हमें अतिरिक्त दिमाग का प्रयोग नहीं करना है। टिप्पणी करनी है मतलब ये जो लिखा है वो सत्य है, इसको सिद्ध करो। और कैसे मान सकते हैं हम कि ये बात सही लिखी हुई है, इतना सा दिमाग लगाना है और उत्तर लिखने की कोशिश करनी है। देखिए, आइए कैसे लिखेंगे इसको कि राणा सांगा द्वारा राजपूताने के विभिन्न राजाओं को पत्र व्यवहार के माध्यम से एकजुट होने एवं युद्ध में सहयोग करने हेतु आमंत्रित किया गया था। इसी को हमने क्या कह दिया था? पाती परवन की नीति। पाती परवन की नीति किसको कह दिया था कि राणा सांगा द्वारा जब राजपूताने के विभिन्न राजाओं को पत्र व्यवहार के माध्यम से इकट्ठा करने की बात की जा रही थी, उसी को हमने पाती परवन की नीति कह दिया था। अब इसकी प्रासंगिकता वर्तमान प्रशासन में कैसे है? तो ये तो सोचने वाली बात है कि भैया उस समय राणा सांगा ने लेटर लिखा, चिट्ठी के माध्यम से अन्य राजाओं को इकट्ठा करने का प्रयास किया। किस लिए? एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। भैया हमको ये लक्ष्य प्राप्त करना है, हमको ये युद्ध जीतना है खानवा का, इसलिए आप आइए, हम एक होंगे, इकट्ठे होंगे, हमारे विभिन्न मामलों में सहयोग होंगे तो हम ज्यादा आसानी से ये युद्ध जीत पाएंगे। तो वर्तमान प्रशासन से जोड़िए, जैसे सरकार के द्वारा कोई नीति बनाई जाती है, कोई पॉलिसी बनाई जाती है, वर्तमान प्रशासन में क्या होगा? वो पॉलिसी आपको इंप्लीमेंट करवानी है। और अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं और आपको पॉलिसी इंप्लीमेंट करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको विभिन्न विभागों से समन्वय करना पड़ेगा। विभिन्न विभागों से समन्वय करके उनकी मीटिंग्स बुलानी पड़ेंगी, मीटिंग में डिस्कशंस करने होंगे, लेटर जारी करने पड़ेंगे, एक उद्देश्य क्रिएट करना पड़ेगा, एक लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बहुत अच्छा पर्यवेक्षण, जिसको हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव सुपरविजन, जिसको हम कह सकते हैं सकारात्मक पर्यवेक्षण, जिससे कि अभिप्रेरणा मिले, मोटिवेशनल सुपरविजन हो, ऐसा पर्यवेक्षण करना पड़ेगा। इसके लिए विभिन्न प्रकार की चिट्ठियां जारी करनी पड़ेंगी। तो यही सब बातें उनको समेट के हमको प्रासंगिकता में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे प्रासंगिकता? वर्तमान प्रशासन में भी किसी योजना या नीति को सफल बनाने हेतु पत्र व्यवहार एवं बैठकों के माध्यम से समन्वय, एकजुटता, समर्पण, लक्ष्य निर्धारण, कार्य आवंटन, श्रेष्ठ प्रबंधन, उत्कृष्ट क्रियान्वयन एवं अभिप्रेरणात्मक पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है। और ये सब जब आप कर लोगे तो डेफिनेटली वो पॉलिसी या वो स्कीम जो है वो सक्सेसफुल होने वाली है। तो क्या क्या चीजें हम करेंगे? समन्वय करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, एकजुटता रखेंगे, समर्पण, डेडिकेशन होगा, लक्ष्य निर्धारण होगा,
कार्य आवंटन हम बनाएंगे, उसके अलावा श्रेष्ठ प्रबंधन करेंगे, उत्कृष्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन, उत्कृष्ट क्रियान्वयन करेंगे, और उसके बाद अभिप्रेरणात्मक पर्यवेक्षण भी करेंगे। और इन सब के माध्यम से हम क्या करेंगे, इन सब के माध्यम से हम ये इंश्योर करेंगे कि ये योजना या ये जो पॉलिसी है जो गवर्नमेंट लेके आई है उसको सक्सेसफुल बनाया जा सके। अब क्योंकि ये तार्किक प्रश्न है, हम एक निष्कर्ष लिखेंगे, तो निष्कर्ष था निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन परिस्थितियों में उपयोग में ली गई पाती पर्वन की नीति आज भी प्रशासन में प्रासंगिक है। सिंपल सी बात, बहुत सामान्य सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। जहां पर भी लॉजिक लगाने की बात आए, अपने दिमाग को अप्लाई करना है। आपकी कॉपी में रफ वर्क के लिए एक अलग से स्पेस दिया होता है, उस स्पेस को यूज कीजिए। वहां पे एक छोटा सा ड्राफ्ट बनाइए कि मैं इस उत्तर को ऐसे लिखूंगा, और फिर उत्तर को लिखिए। जैसे कुंभा की उपाधियां और रचनाएं लिखनी है तो उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं, वो सीधा लिखिए। लेकिन जहां तार्किक प्रश्न आता है वहां थोड़ा सा विवेक का उपयोग करके उत्तर लिखें। जैसे जैसे हम एडवांस लेवल में जाएंगे हम ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, हर टॉपिक को लेंगे और उस पर बहुत सारे प्रश्न करेंगे, तो आपको बहुत शानदार अभ्यास हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी जब भी आप अकेले बैठे हो तो इन विषयों पर विचार करें कि क्या उत्तर लिखने की बेहतर से बेहतर तकनीक हो सकती है, उसको लिखें। ठीक, अगला देखो, महाराणा कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अब देखो बहुत सामान्य प्रश्न है, और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो सरल प्रश्न होगा उसको लिखना उतना ही कठिन होगा। क्यों? क्योंकि सरल प्रश्न के संदर्भ में आपके पास दुनिया भर का कंटेंट होगा, कोई कमी नहीं होगी। और दुनिया भर के कंटेंट को आपको किसमें समेटना है, एक छोटे से, कहते हैं ना सागर गागर में सागर भरना, तो वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कि आपके पास सागर जितना नॉलेज है, लेकिन आपको उसको किसमें भरना है, गागर में भरना है। तो हम इसको कैसे कर पाएंगे? महाराणा कुंभा की उपलब्धियां लिखनी है, तो देखो महाराणा कुंभा की ढेरों उपलब्धियां हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन उन उपलब्धियों को हमको इस प्रकार से लिखना है, पोर्ट्रे करना है वहां कॉपी के अंदर कि लगे कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हमने कवर किया है। क्योंकि 10 नंबर का प्रश्न है तो यहां पे आपको कोशिश करनी है कि 7 से 8 नंबर यहां पे आप गेन करें। क्योंकि ये जो प्रश्न है ये 100 शब्दों का प्रश्न है, तो ये जो प्रश्न है वो आपको बहुत ज्यादा लीड दिलाने वाला प्रश्न होगा, बहुत ज्यादा लीड दिलाने वाला प्रश्न होगा। बाकी जो प्रश्न है उनमें आपको इतने मार्क्स हो सकता है ना, क्योंकि 5 में से आपको 3 देगा तो भी एग्जामिनर को लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा नंबर दे रहा हूं। लेकिन वही 10 में से अगर 7 देता है, 7.5 भी दे देता है, तो उसको लगेगा कि मैं यहाँ 2.5 नंबर काट रहा हूं, तो 7, 7.5 तक भी नंबर मिलने की संभावना रहती। तो वहां जो आपको 70 to 75% मार्क्स मिलेंगे वो आपका एवरेज सेट करेंगे कि आप 400 मार्क्स तक पहुंच सको, 400 मार्क्स तक पहुंच सको। और वो आप जो है, अगर आप 400 मार्क्स 410 420 तक लाते हैं तो आप टॉप 20 में स्कोर करने वाले। तो ये 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं कैसे इसके अंदर बहुत सारे आयामों को हम कवर करने वाले हैं, उसको देखते हैं। महाराणा कुंभा की उनके मेवाड़ शासनकाल, तो भैया मेवाड़ शासनकाल शब्द हम लिख रहे हैं, और मेवाड़ शासनकाल के साथ क्या लिख रहे हैं, 1433 से 1468। तो हमने यहाँ शासनकाल भी दिखा दिया। हमको एग्जामिनर को बताना है कि भैया हम चीजें जानते हैं और उनको शॉर्ट तरीके से लिखना भी जानते हैं, हम बहुत सारी चीजें जो है वो एक उत्तर में कवर करना भी जानते हैं। तो मेवाड़ शासनकाल 1433 से 1468 के दौरान अनेक क्षेत्रों में विभिन्न उपलब्धियां रही। अब क्या रही भैया, तो देखो, पहला युद्ध क्षेत्र में या राजनीतिक, सामरिक और राजनीतिक उपलब्धियां क्या रही। पहली बात, अब हमने क्या किया कि युद्ध क्षेत्र में भी इसकी तो 5, 7, 10 उपलब्धियां रही होंगी, तो सारी तो हम अगर लैंग्वेज बनाकर लिखने जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लिख पाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बुलेट्स वगैरह का यूज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हमने बुलेट बनाई एक और लिखा चाचा और मेरा का दमन, जो कि क्या थे, मोकल के हत्यारे थे। दूसरा, रणमल के मेवाड़ में हस्तक्षेप का दमन। आवल बावल की संधि जो कि कब हुई वो भी हमने लिख दिया है, हम ऐसे ही टप्पे नहीं दे रहे हैं, हमको ये भी पता है कि संधि कब हुई है, 1453 द्वारा मेवाड़ मारवाड़ संबंधों में सुधार। आवल बावल की संधि क्यों की गई ये भी हम लिख रहे हैं कि भैया इस संधि के द्वारा मेवाड़ मारवाड़ संबंधों में सुधार हुआ है। स्थापत्य के क्षेत्र में, अच्छा इसके अलावा और भी है, 1437
सारंगपुर के युद्ध में हमने मालवा विजय और इसी के उपलक्ष्य में हमने क्या विजय स्तंभ भी बनवाया था। 1457 के बदनौर युद्ध में विजय, 1457 के बदनौर युद्ध जो कि किसका परिणाम था, 1456 में एक संधि हुई थी जिसको चंपानेर की संधि कहा जाता था। उस चंपानेर की संधि के बाद एक युद्ध हुआ जिसका नाम क्या था, बदनौर का युद्ध, और उस बदनौर के युद्ध में भी क्या हुई, इसकी विजय हुई। तो ये युद्ध क्षेत्र में कुंभा की उपलब्धियां। दूसरा देखो, स्थापत्य के क्षेत्र में भाई क्या बना दिया, दुर्ग निर्माण, दुनिया भर के दुर्ग बनाए। कितने, 84 में से 32 दुर्ग तो अकेले कुंभा ने बनाए थे। 32 दुर्ग में उदाहरण 2-4 लिख देंगे, कुंभलगढ़, अचलगढ़, बासंती दुर्ग, सिरोही वाला, ये सारा। इसके अलावा प्रशस्तियों के निर्माण करवाए जिनमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति थी। इसके अलावा जलाशयों के निर्माण करवाए, मंदिरों के निर्माण, कोई कमी नहीं है, मंदिरों के निर्माण करवाए, मीरा मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, ये सारी चीजें। तो ये सब क्या करवाया, स्थापत्य के क्षेत्र में कुंभा की उपलब्धियां। अगला देखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारी पुस्तकें, विभिन्न पुस्तकें लिखी। उदाहरण क्या है, रसिक प्रिया, कामराज रतिसार, दूसरी किताब का क्या नाम है, कामराज रतिसार, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, चंडी शतक पर टीका, ये सारी चीजें। विभिन्न साहित्यकारों को संरक्षण भी दिया, जैसे कान्ह व्यास को दिया, मंडन को दिया, नाथा को दिया, गोविंद को दिया। इन सबको संरक्षण देने वाला व्यक्ति भी कौन था, मिस्टर कुंभा। किसने संरक्षण दिया था, कुंभा ने। तो ये कुंभा की क्या हो गई है, साहित्यिक उपलब्धियां हो गई है। फिर चौथी देखो, कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में क्या उपलब्धि रही, स्वयं तो विद्वान थे ही सही, स्वयं विद्वान होने के साथ साथ उत्कृष्ट वीणा वादन करते थे। उनकी पुत्री जो है रमाबाई, उनको भी वागीश्वरी की उपाधि दी हुई थी, संगीत की शिक्षा दिलवाई, वागीश्वरी की उपाधि दिलवाई। ठीक, आगे देखते हैं, धर्म के क्षेत्र में क्या उपलब्धि रही। तो धर्म के क्षेत्र में हिंदू होते हुए भी जैन मंदिरों का निर्माण कराया। इससे क्या पता चलता है कि इनके मन में धर्म के प्रति सहिष्णुता थी। धर्म सहिष्णु किस्म के व्यक्ति थे कौन, कुंभा। धर्म सहिष्णु किस्म के व्यक्ति थे। तो ये धर्म के क्षेत्र में भी क्या है, इनकी उपलब्धि है, धर्म सहिष्णु प्रवृत्ति की जानकारी मिलती है। और इतने सारे आयाम लिखने के बाद हम ये लिख सकते हैं, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि महाराणा कुंभा की मेवाड़ शासनकाल के दौरान बहुआयामी उपलब्धियां रही और जिस कारण उन्हें अनेक उपाधियां, अब यहां देखिए हमने उपाधियां भी ऐड कर दी हैं, जैसे हाल गुरु, चाप गुरु, राणा रासो, अभिनव भट्टाचार्य इत्यादि भी दी गई। और इनका स्थापत्य, रण कौशल, कला प्रेम एवं सहिष्णुता सदैव स्मृत रहेगी। ये सब किसके बारे में लिख रहे हैं, कुंभा के बारे में लिख रहे हैं। किसके बारे में, कुंभा के बारे में। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कुंभा की जब उपलब्धियां लिखने की बात आई थी, जब 10 नंबर का ये प्रश्न हमसे पूछा था तो हमने पहले तो मेवाड़ में शासन किया, शासन काल क्या रहा ये भी हमने बताया, और शासन काल के बारे में हमने बताया। शासन काल के साथ साथ हमने कहा कि 1433 से 68 रहा। उसके बाद अलग अलग एस्पेक्ट जो है वो हमने इसके कवर किए, हमने अलग अलग इसके एस्पेक्ट कवर किए और उस माध्यम से हमने ये बताया कि भाई कुंभा जो है उन्होंने अपने जीवन काल में बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की थी। कुंभा ने अपने जीवन काल में बहुआयामी उपलब्धियां हासिल करी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए, साइंस एंड टेक का एक प्रश्न है जो कि कितना है, 15 शब्दों का है और 2 अंकों का प्रश्न है। 15 शब्द और 2 अंकों का प्रश्न है। कहते हैं पिता का रक्त समूह ए है और ए भी कैसा, होमोजाइगस। पिता का रक्त समूह ए है और ए भी कैसा, होमोजाइगस। ब्लड ग्रुप 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है होमोजाइगस और एक होता है हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या है कि जब मैं 2 एलील जो होते हैं, 2 संयुग्मी होते हैं, उनको अगर मैं लिखता हूं तो IA, अगर इस फॉर्मेट में लिखता हूं तो ये कैसा है, होमोजाइगस। और अगर मैं हेटेरोजाइगस की बात करता हूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, IAIO लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, IAIO। तो यहां इसने स्पष्ट कर दिया है कि भैया कैसा है, होमोजाइगस है।
और होमोजाइगस है और माता का जो रक्त समूह है वो कैसा है, ओ। तो भैया यहां क्यों नहीं लिखा कि हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है, क्योंकि ओ जो है वो अप्रभावी एलील होता है, इसलिए जब किसी का ब्लड ग्रुप ओ होगा तो निश्चित रूप से उसका जो है फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा, आई ओ ही बनेगा, दोनों समान ही होंगे। तो यहां हम कह रहे हैं कि ये होमोजाइगस है। अब भैया होमोजाइगस है इसका मतलब हमको क्या लेना है, आई ए। तो इस उत्तर को लिखने का सिंपल सा तरीका है कि हम यहाँ पिता को लिखेंगे, यहाँ माता को लिखेंगे। पिता का सिंबल ऐसे डिनोट होता है, माता का सिंबल ऐसे डिनोट होता है, हमने लिख दिया। अब इसके नीचे हम इसका जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं कि भैया आई ए है, और क्रॉस किससे हो रहा है, आई ओ से हो रहा है। तो सिंपल सा फंडा है, ये आई ए एक बार इस आई ओ से क्रॉस होगा तो जैसे ही होगा वैसे क्या बनेगा, आई ओ बनेगा। फिर ये आई ए किससे क्रॉस होगा, सेकंड वाले आई ओ से क्रॉस होगा, तो जैसे ही सेकंड वाले से क्रॉस होगा तो फिर क्या बनेगा, वापस आई ओ बनेगा। और सेम ये आई ए भी इन दोनों से इसी प्रकार क्रॉस होगा, तो चारों कैसे बनेंगे, आई ओ। यानी कि अब जो होमोजाइगस फॉर्मेट था वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, हेटेरोजाइगस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, हेटेरोजाइगस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अतः समस्त संतति यानी 100% संतति ए रक्त समूह वाली होगी, और ए रक्त समूह वाली होगी लेकिन कैसी होगी, हेटेरोजाइगस होगी। अब आप लिख देते कि अगर ए रक्त समूह वाली होगी और हेटेरोजाइगस वर्ड ऐड नहीं करते तो शायद आपको 2 में से आधा अंक ही मिलता, लेकिन क्योंकि आपने ए रक्त समूह भी निकाला है और हेटेरोजाइगस भी लिखा है और ये भी सिद्ध किया है कि क्यों ऐसा होगा, तो यहां पे साइंस के इस क्वेश्चन में आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अंतिम प्रश्न, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को राजस्थान में आयोजित किए जाने वाले किन्हीं 2 त्योहारों के नाम दीजिए, और ये भी कितने में लिखना है 15 शब्दों। तो 2 त्योहारों के नाम लिखने हैं, सामान्य सी बात है, जो कब आयोजित हो रहे हैं, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को, जो कि बहुत सामान्य सा हम जानते हैं, बहुत जानकारी है सब लोगों को, कृष्ण जन्माष्टमी वाला दिन है। तो 2 त्योहार अगर लिखने और आप 2 त्योहार लिखेंगे तो भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, और अगर आप ज्यादा जानते हैं, 3-4 त्योहारों के बारे में जानते हैं, तो वो भी अगर ऐड कर देंगे तो कोई इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना स्पेस रहेगा। कृष्ण जन्माष्टमी सबसे पहला, ये तो जानते ही हम, श्री कृष्ण जन्मोत्सव होता है। एक कमरुद्दीन शाह देवरोड झुंझुनू की दरगाह पर क्या लगता है, सांप्रदायिक सद्भाव का राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है। कमरुद्दीन शाह, इनको नरहड़ पीर भी कहते हैं, इनको नरहड़ पीर भी कहते हैं, कमरुद्दीन शाह या नरहड़ पीर। इनको बांगड़ के धनी भी कहते हैं, बांगड़ के धनी भी कहते हैं। कमरुद्दीन शाह नरहड़ पीर या बांगड़ के धनी के स्थान देवरोड झुंझुनू पर सांप्रदायिक सद्भाव का राज्य का दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है। तो दूसरा सबसे बड़ा है तो पहला बाबा रामदेव का लगता है। पहला सबसे बड़ा मेला कौन सा है, जो बाबा रामदेव का लगता है। कहां पे लगता है, रोणेचा में लगता है, रोणेचा में लगता है। ठीक, तीसरा है डीग महोत्सव। डीग महोत्सव कहां मनाया जाता है, भरतपुर में मनाया जाता है। डीग महोत्सव कहां मनाया जाता है, भरतपुर में मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आप उत्तर लिखने का अगर ये मेथड रखेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। ध्यान क्या रखना है, उत्तर लिखने के दौरान हमको कोशिश क्या करनी है, हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम मैक्सिमम एस्पेक्ट्स कवर करें, मैक्सिमम एस्पेक्ट्स कवर करें। दूसरा, हम अगर आवश्यकता है तो हेडिंग्स का भी प्रयोग करें। हम डिफरेंट कलर हेडिंग में प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा बोल्ड में, प्रेफरेबली ब्लैक, प्रेफरेबली ब्लैक होगा ये कलर, बाकी तो आप ब्लू से लिखेंगे ही। ठीक है। दूसरा, निष्कर्ष जरूर लिखें। निष्कर्ष लिखना है बड़े प्रश्नों में, निष्कर्ष जरूर लिखें, अवश्य रूप से लिखें। जहां जहां आवश्यकता हो मैप का यूज करें, फ्लो चार्ट का यूज करें, टाइमलाइन का यूज करें,
ऐसी चीजों का प्रयोग करना है। कम से कम शब्द व्यर्थ करने हैं, कम से कम शब्द व्यर्थ करें, कम से कम शब्द व्यर्थ करें। इससे हमारा उत्तर जो है वो ज्यादा गुणवत्तापूर्ण हो जाएगा। हम फालतू की बातें कम से कम लिखेंगे तो उत्तर की क्वालिटी जो है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अगर हम साथ में लेके चलते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमको मेंस में बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले। हम पूरा सिलेबस इस माध्यम से कवर करेंगे। जब हम सिलेबस कवर करेंगे तो हमको बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे हमारा कंटेंट भी डेवलप होगा, कंटेंट डेवलप होगा। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो अछूती रह जाती हैं, जैसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। बहुत कम लोग हैं जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ते हैं, या मिडिवल इंडियन हिस्ट्री कई लोग तो छोड़ के ही जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर। और यहाँ से क्वेश्चन मेंस में तो आता ही आता है, प्रीलिम्स में भले कम आते हैं लेकिन मेंस में बहुत प्रश्न आते हैं। तो मेंस के तो 2 नंबर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो कंटेंट है वो भी आपका इसी बहाने डेवलप हो जाएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो बहुत अच्छे से चीजों को कवर करें, जो जो एस्पेक्ट हमको कवर करने होते हैं एक उत्तर में, अब लिखने के दौरान उनको अपने उत्तर में समाहित करने की कोशिश करें, निष्कर्ष लिखने का प्रयास करें जो बहुत पॉजिटिव हो, बहुत कंक्लूसिव एविडेंस प्रोवाइड करता हो उत्तर को लेकर, जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। क्लैरिटी है? थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शानदार प्रश्नोत्तरी के साथ।